Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. So today we are going to start our fourth poem, that is How to Tell Wild Animals, and it is written by Caroline Wells. So it's a very humorous poem, and in this poem the poet tells us about 7 type of animals. सो ये जो पोएम है इसमें जो पोएट है वो कहता है कि इसमें जो ये एनिमल्स हैं इनके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, जो इनके नेचुरल फीचर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जब भी आप कहीं जंगल में जाते हो या आपको ये भी जानवर कभी आपको मिल जाए तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप उनके बारे में कैसे पता लगा पाओगे. सो this poem tells us how we can tell different wild animals if we can come upon them suddenly. So it's a very humorous and very interesting poem. So before going to start this poem, we will read the difficult word meanings, the poetic device, and I will give you the complete explanation of. So let's move on the next stanza. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So here poet says that कि अगर आप बाई चांस कभी आपको जाने का मौका मिलता है, आप अर्थ के जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो जंगल्स हैं, अगर आप वहाँ पर जाते हो और आपको वहाँ पर एक बहुत ही लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, सो टॉनी मीन्स ईयर ब्राउनिश येलो, एक बहुत बड़ा और एक ब्राउनिश येलो कलर का एक बड़ा सा बीस्ट, एक बड़ा सा जानवर आपकी तरफ एडवांस करता है. सो इफ़ ही रोड्स, और उसकी आवाज़ से, आप उसके गुर्राने से ही, उसकी आवाज़ सुनते ही आपकी क्या है, यू आर डाइंग, कि आप डाइंग मीन्स यू आर डाइंग, कि आप मरने वाले हो, आप मर रहे हो. सो यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन. तो आप ये जान सकते हो, आप ये पहचान सकते हो, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन है, ये है एशियन लॉयन, द मैजेस्टिक एशियन लॉयन, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. सो इस स्टेंजा में पोइट जो है वो कहती हैं कि अगर आप बाय चांस कभी भी आप ईस्टर्न कंट्रीज़ के जंगल्स में जाते हो और वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सा, एक ब्राउनिश कलर का एक बड़ा सा जानवर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है और उसके दहाड़ने से ही आपके प्राण निकल जाते हैं, तो आप वहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप ये पहचान सकते हो कि ये तो एशियन लॉयन है, ये तो मैजेस्टिक एशियन लॉयन है, जिसे कि किंग ऑफ द फॉरेस्ट माना जाता है. So let's see the second stanza. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to disown. So here in this stanza, the poet is introducing the second beast of the jungle, that is Bengal tiger. First stanza the poet introduced the Asian lion, and in this stanza he introduced the Bengal tiger. So poet कहते हैं कि आप कभी भी जंगल में when roaming means wandering, कि when you are roaming in a forest, in a eastern jungle, जब आप किसी भी इधर उधर घूम रहे हैं जंगल के अंदर, तो आपको एक नोबल मीन्स रॉयल, एक नोबल, एक शाही, एक जंगली जानवर अगर आपको ग्रीट्स करता है, आपको वेलकम करता है, आपको मिलता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और जिसका येलो बैकग्राउंड है, जिसका येलो जो उसका शरीर है उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है. आपने मान लो कभी भी टाइगर नहीं देखा हो या फिर आप जू में गए हो, उसकी इमेज आपके माइंड में हो, तो उसके क्या है, उसके बॉडी पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं. तो अगर आप कहीं भी इधर उधर घूम रहे हैं जंगल में और आपको एक शाही, एक रॉयल, एक बड़ा सा एक जंगली जानवर आपको मिलता है और उसका येलो बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, तो आप जस्ट नोटिस, तो आप उससे बचकर रहना, इफ़ ही ईट्स यू, क्योंकि वो आपको खा सकता है.
So this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern mean identify. तो जो फर्स्ट स्टेंजा था उसमें पोइट ने क्या बताया था, उसमें पोइट ने एशियन लॉयन के बारे में बताया था। क्या कंपैरिजन है एशियन लॉयन और बंगाल टाइगर के बीच, कि एशियन लॉयन के बारे में ये नहीं बताया गया था कि वो आपको खा सकता है, उसमें तो ये बताया गया था कि उसके दहाड़ने से ही आप क्या है मर सकते हो, आप मर जाओगे। तो लेकिन यहाँ पर बंगाल टाइगर के बारे में क्या बताया, क्या सिंपल रूल बताया है कि वो आपको खा भी सकता है। सो ये जो बात है बंगाल टाइगर की, ये आपको आइडेंटिफाई करने में, उसकी पहचान करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस स्टेंजा में पोएट कहती हैं कि अगर आप जंगल में इधर उधर घूम रहे हो और आपको एक शाही, एक बहुत बड़ा एक जंगली जानवर आपको ग्रीट करता है, आपको वेलकम करता है, आपसे मिलता है, उसका आपके साथ आमना सामना होता है, और उसका जो येलो कलर का जो बैकग्राउंड, उसका जो येलो बॉडी है, उसके ऊपर अगर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, तो समझ लेना ये बंगाल टाइगर है, और इससे बच के ही रहना, क्योंकि ये आपको खा भी सकता है। तो ये आपको बंगाल टाइगर को पहचानने का एक सिंपल सा रूल है टू आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर। So let's see the third stanza. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. So in this stanza, the poet is introducing the third beast of the forest, that is a leopard. सो पोइट क्या कहती हैं कि अगर आप जंगल में और आगे बढ़ते जाते हैं, आप आराम से इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको अगर एक जानवर दिखाई देता है, आप देखते हो एक ऐसे जानवर को, हुज हाइड मीन्स स्किन, कि उसके स्किन पर क्या है, कवर्ड विथ स्पॉट्स, पेपर्ड मीन्स कवर्ड विथ स्पॉट्स, मीन्स उसके जो है स्किन के ऊपर गोल गोल जो है ऐसे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि गोल गोल जो है इस पर स्पॉट्स बने हुए हैं। तो अगर उसकी स्किन पर गोल गोल जो है स्पॉट्स बने हुए, उसकी स्किन भरी हुई है इससे, तो एज सुन एज ही हैज़ लैप्ट ऑन यू, तो ये आपको देखते ही आपके ऊपर लैप्ट करेगा। लैप्ट मतलब ये आपके ऊपर छलांग लगाएगा, आपके ऊपर कूदेगा, आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। सो यू विल नो इट्स द लेपर्ड। तो ये आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये तो एक लेपर्ड है। एंड इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और अगर आपको दर्द हो रहा है, आप दर्द के मारे कहरा रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो आपके चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चिल्लाओगे ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, ये उतना ही आपके ऊपर अटैक करेगा, उतना ही आपके ऊपर उछल उछल कर आएगा। सो हियर यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट। सो लेफ्ट की जो स्पेलिंग है यहाँ पर ए मिसिंग है, यहाँ पर जो है पोएट ने ए को डिलीट किया हुआ है। तो ये क्यों किया है, ये पोएट ने अपने राइम स्कीम को, अपने पोएट में राइम को यूज़ करने के लिए किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी यहाँ पर लैप एंड लैप मीन्स यहाँ पर भी जो है LEAP और LEAP ही यूज़ होगा। सो इस स्टेंजा के अंदर पोएट क्या कहती हैं कि अगर आप किसी जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हो, आप टहल रहे हो, इधर उधर आराम से घूम रहे हो, तो आपको आगे जो है एक ऐसा जानवर अगर आपको दिखाई देता है कि जिसके स्किन पर, जिसके हाइड मीन्स जिसके स्किन पर जो है गोल गोल जो है स्पॉट्स बने हुए हैं, तो ये एक लेपर्ड है, और ये आपको देखते ही आपके ऊपर तुरंत आपके ऊपर उछल कर आएगा, आपके ऊपर अटैक करेगा, और आप कितना ही दर्द से चिल्ला रहे हैं, आप करा रहे हैं, आपके चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना आप चिल्लाएंगे ये उतना ही आपको बार बार आपके ऊपर अटैक करता रहेगा, बार बार आपके ऊपर उछलता रहेगा। सो इस स्टेंजा के अंदर एक और मैं मेन आपको बात बताने जा रही हूँ, दैट इज़ पोएटिक लाइसेंस। सो पोएटिक लाइसेंस, व्हाट इज़ अ पोएटिक लाइसेंस? पोएटिक लाइसेंस ये होता है कि जितने भी पोएट्स होते हैं उनके पास ये लाइसेंस होता है कि वो किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा कि लेफ्ट की स्पेलिंग जो है यहाँ पर है LEPT, यानी कि यहाँ पर ए मिसिंग है। पोएट ने अपनी पोएम के अंदर जो है राइम
को यूज़ करने के लिए, राइम बनाने के लिए जो है इसमें ए को जो है डिलीट कर दिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड पोएटिक लिसेंस. So let's see the next stanza. So if when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Caress means a gentle and loving touch, means प्यार से किसी को झप्पी देना. So in this stanza the poet is introducing next beast, that is a bear, and it is a harmless beast. It's a very loving and gentle beast. सो पोइट कहती है कि आप कभी अपनी यार्ड में, अपने आंगन में, इधर उधर आप बगीचे में या गार्डन में कहीं भी इधर उधर घूम रहे हैं और आपको अचानक से एक ऐसा क्रीचर मतलब एक लिविंग बीइंग ऐसा दिखता है कि वो एक 4 पैरों पर, एक 4 जो है टांगों पर चलने वाला एक वर्ल्ड क्रीचर नहीं है. ये एक ह्यूमन सा दिखता है. एक ऐसा क्रीचर अगर आपको मिलता है जो कोई आपको देखते ही आपको बहुत ही जो है टाइटली आपको हग करता है, आपके गले लगता है, तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं, आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि इट्स अ बेयर, कि ये तो एक भालू है. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर गेस. अभी भी आप कंफर्म नहीं है, अभी भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप श्योर नहीं है कि ये बेयर है या नहीं है, ये भालू है या नहीं है, तो ये फिर से आपको जो है आपको छुएगा, आपको बार बार टच करेगा, आपको फिर से टाइटली हग करेगा. तो ये इससे आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट्स अ bear. It's a loving and gentle animal. It's not majestic like any other wild animals. क्योंकि जो दूसरे स्टेंजर्स थे उसमें जो पोइट ने जो है वर्ल्ड क्रीचर्स के बारे में बताया था, हमें एशियन लॉयन के बारे में बताया था, बंगाल टाइगर के बारे में बताया था, एक लेपर्ड के बारे में बताया था कि कैसे वो खा जाते हैं, या वो उनकी आवाज़ सुनने से ही हमारी जान निकल जाती है, या एक लेपर्ड की तरह वो जो है हमारे ऊपर अटैक करता है. लेकिन ये जो है बेयर, ये एक हार्मलेस क्रीचर है. लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते हैं कि इट्स जस्ट अ पोएम एंड इट्स द ओनली द ओपिनियन ऑफ द पोएट, कि आप बस पोएट के ओपिनियन मानकर ये मान लो कि बेयर जो होता है वो तो हार्मलेस होता है, वो आप पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये जस्ट सिंपली पोएट के ओपिनियन है और केवल ये सिर्फ पोएट ने अपने पोएम में यूज़ किए हैं ये सारे वर्ड्स. तो इससे हम ये नहीं मान सकते कि बेयर जो है एक हार्मलेस होता है. हाँ, इस पोएम में जो है बेयर को, स्टैंजा में बेयर को लवली एंड जेंटल एनिमल प्रेजेंट किया है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा. दो to distinguish beasts of prey, a novice might not place the crocodile you'll always meet. Tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. So in this stanza, the poet is introducing the two beasts. These are crocodile and hyena. So poet कहता है कि beasts of prey means animals that kill another animal for food. आप जानते होंगे ना, द फूड हायरार्की जो होती है, हायरार्की. सो जो फूड हायरार्की में क्या होता है कि जो जानवर खाने वाले जो जानवर होते हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं. मीन्स एक टाइगर है, वो एक डियर का जो है शिकार करता है, उसको खा जाता है. दैट इज़ कॉल्ड बीट्स ऑफ प्रे. सो पोएट कहते हैं कि आप नॉविस हैं, आप समवन न्यू टू अ जॉब. नॉविस मीन्स समवन न्यू टू अ जॉब, कि आप जो है एक अनएक्सपीरियंस पर्सन है, आप नए हैं. नॉन प्लस मीन्स कन्फ्यूज्ड, आप कन्फ्यूज़ हैं, आप परेशान हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से जानवर जो है वो ख़तरनाक है, कौन से जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं, या कौन से जानवर हैं जो कि हार्मलेस हैं. तो अगर आप नॉविस हैं और आप नॉन प्लस हैं, यानी कि आप कंफ्यूज्ड हैं और आप अनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो
लेकिन आप जो है क्रोकोडाइल और हाइना इन दोनों के बीच अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप इन दोनों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कैसे कि जो ये हाइना होती है ये तो बहुत सारी स्माइल लिए होती है, हमेशा स्माइल रखती है, और जो क्रोकोडाइल्स होता है ये हमेशा रोता रहता है, वीप करता रहता है। तो इस स्टैंजा के अंदर पोएट ने जो है हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में जो है डिफ्रेंशिएट किया है कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, वो हमेशा जो है रोते ही रहते हैं, और जो हाइना होती हैं वो हमेशा स्माइल करती रहती हैं। तो इससे हम इन्हें ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस स्टेंजा के थ्रू पोएट ये डिस्टिंग्विश कर रहा है कि जो बीस्ट्स ऑफ प्रे होते हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो नए नए होते हैं, जो नॉन प्लस होते हैं, यानी कि जो हमेशा पजल्ड रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो ख़तरनाक हो सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही जो है ख़तरनाक हो सकते हैं, हमारे लिए हार्मलेस नहीं है, लविंग नहीं है, ये जेंटल नहीं है। लेकिन हम हाइना और क्रोकोडाइल में अच्छे से अंतर कर सकते हैं, हम अच्छे से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम अच्छे से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जो हाइना होती है वो बहुत सारे स्माइल लिए हुए होती है, हमेशा स्माइल रखती है, और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो हमेशा वीप करते रहते हैं, यानी कि हमेशा रोते रहते हैं, उनकी आँखों में हमेशा आंसू ही रहते हैं। So let's move on the last stanza. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. So let's move on the next stanza. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. सो इन दिस स्टेंजा जो पोइट जो है वो हमें एक कैमलियन के बारे में बता रही है कि जो ये कैमलियन होता है, यानी कि जिसे हम हिंदी में गिरगिट कहते हैं, ये एक बहुत छोटा सा छोटी सी छिपकली के जैसा होता है। इसके कोई कान नहीं होते हैं, इसके कोई विंग नहीं होते, इसके कोई पंख नहीं होते हैं। तो जहाँ इसके आपको जब भी कोई कैमलियन दिखेगा तो उसके ना तो कोई कान होंगे ना कोई पंख होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक कैमलियन को देखा है। एंड इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अब यहाँ पे पोइट कह रही है कि अगर आप किसी जंगल में किसी ट्री को देखते हैं, किसी पेड़ को देखते हैं, और यहाँ वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, इट मीन्स आप वहाँ पर किसे देख रहे हैं, आप वहाँ पर कैमलियन को देख रहे हैं। सो हियर प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर जो पोइट है वो एक तरफ तो ये कह रही है कि अगर पेड़ पर कुछ नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वहाँ पर आप कैमलियन देख रहे हैं। कैमलियन मीन्स गिरगिट देख रहे हैं, क्योंकि जो ये कैमलियन होती है ये अगर जहाँ पर भी जिस भी सरफेस पर बैठी होती है ये उसी के अकॉर्डिंग अपना कलर कर लेती है, यानी अपने कलर को चेंज कर लेती है। मान लीजिए ये जो कैमलियन है ये एक ब्राउन कलर के ट्री पर बैठी है, तो ये अपना कलर भी कैसा कर लेगी, ब्राउन कर लेगी, यानी कि आपको केवल ये ब्राउन कलर का ट्री दिखेगा, आपको इसके ऊपर बैठी हुई कैमलियन नहीं दिखेगी। ऐसे ही अगर मान लो ये ग्रीन कलर के किसी लीव्स पर बैठी है तो ये अपना कलर ग्रीन में चेंज कर लेगी, ये अपने आप को उस कलर के साथ मर्ज कर लेगी। तो इट मीन्स ये आपको सिर्फ वो ग्रीन कलर का लीव्स आपको दिखेगा, आपको वहाँ पर उस पर बैठी हुई कैमलियन नहीं दिखेगी। सो इट्स ऑल अबाउट योर पोएम. I have given you complete explanation. So we will meet in our